अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये हिंदी का जो है, इसको सबसे स्टार्ट से करना है। ये कुछ नोट्स है, इसमें जो है तो सारी हिंदी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये वर्णमाला के ताल्लुक से पढ़ेंगे इसमें। आवाज आ रही है ना आपको, विजिबल आवाज? और ये जो है हाँ तो सर, आपको कंटेंट जो है विजिबल है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वाले आपको सलाम। आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ। अच्छे से, और ये कंटेंट भी विजिबल है ना? हाँ, हाँ, विज़िबल है। जी। कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछिए। तो ये हाँ, फर्स्ट, इसको स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला जैसे कि कोई भी चीज जो अपन चालू करते हैं अलिफ बे से, उससे तो वैसे में जो है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। जैसा ध्वनि कोई आवाज वगैरह, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे कोई किलोग्राम वगैरह है तो उसकी शुरुआत जहाँ से होगी, किलोबाइट वगैरह है तो उसकी बाइट से या ग्राम से। ऐसे में तो उसी तरह से जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, तो उसको ध्वनि कहते हैं। और इस ध्वनि के उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, मतलब वर्णमाला से पहले। अब वर्णों की जो व्यवस्थित समूह को, मतलब इसका जो ग्रुप रहेगा सीरीज से, तो वो हुँ। व्यवस्थित तरतीबवार जो सीरीज है, उसको जो है तो वर्णमाला कहते हैं। चलते चलते सारे नोट्स भी बनाते चल सकते हैं साथ ही साथ में। इसमें जो हिंदी है, हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्णों की संख्या है तो वो 52 है। जैसे कि अब इंग्लिश अल्फाबेट वगैरह है तो 26 रहते हैं, तो इसके अंदर ये 52 इसकी वर्णमाला के, ये संख्या इसको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उसके दो पार्ट्स है, जैसे कि अब अल्फाबेट्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें से कि वॉवेल्स हो गए तो वो 5 हो गए। उसी तरह कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर क्या है कि स्वर और व्यंजन, ये दो पार्ट उसके इस तरह से बने। उसी तरह जो वर्ग स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली जिसको कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम जिसको बोलेंगे तो वो ऐसे जो वर्ण रहेंगे तो उनको स्वर कहलाएंगे। उसके टाइप से फिर अब स्वर के, तो उसमें आता है पहले मूल, या फिर ह्रस्व, या फिर लघु स्वर। तो इसमें क्या होगा, मतलब मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा हल्के से अदा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अ हो गया, ई हो गया, यू, ओ हो गया, त्र। दीर्घ स्वर मतलब थोड़ा सा उसमें थोड़ा लेंदी रहेगा और खींचा उसके मुकाबले, जैसे कि आ, ई, उ। फिर उसी तरह से ये बाकी के जितने भी है, ओ तक, तो ये सारे इसके अंदर। और प्लुत स्वर जो रहेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा अधिक या फिर ज्यादा पैमाने पे उसकी आवाज निकलेंगी, जैसे कि ओम वगैरह, ऐसा इस तरह से। तो मतलब ये लेंथ के हिसाब से जिस तरह से रहेगा, जितना लेंदी अदा आएगी या फिर कम लेंदी, ये चीजों पे डिपेंड करेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब कम से कम, तो वो मूल या फिर ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर इसको कहलाए जाएंगे, जैसे कि अ, ई, उ। इसी का एक्सप्लेनेशन। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ऐसे। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको प्लुत स्वर वो कहलाते हैं, जैसे कि ओम, ऐसा इस तरह से, इस तरह से। हाँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको 2 मिनट रिप्लाई। तो ये हो गया। उसके बाद है, यहाँ तक आ गया था। स्वरों की संख्या 11 होती है। और अयोग्यवाह स्वर जो है तो वो 2 होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो रहे हैं? 13 होते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहले जो हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11।
अमरीन सैयद भी जो है तो ये मुंबई से ज्वाइन हो गए। तो ये कितने हैं, 11। तो ओ आई ओ ये सब लेकर ओ औ तक यहाँ पर ये 11 हो गए। और ये आहा, ये दो क्यों अलग हुए, क्योंकि अनुस्वार के लिए ये इस पर विसर्ग के लिए विसर्ग जो है ये इस तरह से, तो ये दो को एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। अमरीन सैयद, आपको कंटेंट विजिबल है, आवाज आ रही है? तो ये हमने जो अभी बात कर रहे थे, ध्वनि से स्टार्ट किया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्णमाला। और वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि को। मतलब अगर आपको कहा जाए कि वर्ण क्या है, तो वो ध्वनि जो सबसे छोटी इकाई है किसी भाषा की, उसे कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तरतीबवार जो ग्रुप है, उस सिलसिले को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला के टोटल वर्णों की संख्या 52 है, और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। स्वर व्यंजन, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। जो हल्के से अदा हो जाएंगे तो वो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, इस तरह से आएंगे, ओ आ उ त्र, इस तरह से। और जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो आ ई उ ऐसे में, और सबसे ज्यादा जिसको टाइम लगेगा उसको प्लुस स्वर कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। और स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें आयोग वाह स्वर जो होते हैं दो, जैसे कि आह, अनुस्वार और विसर्ग के लिए। ये हमने अभी तक ये पढ़ा है, इसको रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं, तो आपको हम बाद में सेंड भी कर देंगे, जो लोग अभी भी ज्वाइन है। उसी तरह से दूसरा जो है इसका, नेक्स्ट, स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब जैसे कि अब इसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप बंदी, जमात बंदी, या वर्गीकरण, इसको कैसे हिस्सों में बांटा गया स्वरों को। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये क्या हो गए, ओ आ ओ, ये जो है तो आसानी से जो अदा हो रहे हैं, तो ये एक हो गई कैटेगरी। दूसरा जो है तो दीर्घ स्वर, ये टोटल कितने हो गए, यहाँ सबके सामने लिखा हुआ है। और ये हो गए 4। और ये 7 है दीर्घ स्वर, आ ई उ ए ओ औ, ये 7। और दीर्घ संधि स्वर, जिसको मतलब ऊपर वाला सिर्फ दीर्घ स्वर था, दीर्घ संधि स्वर या फिर सजातीय स्वर, तो ये आ ई ओ, ये 3 है बस। और उसके बाद में नेक्स्ट है संयुक्त स्वर या फिर विजातीय स्वर, जिसको कहेंगे ए ओ औ, ये। अब ये इस तरह से क्या है, तो हम इसको और देखेंगे डिटेल में संयुक्त स्वर को। असना सदफ को आवाज नहीं आ रही, आपको क्या करना होगा कि उसमें जो ज्वाइन, इनको लिखकर बताना पड़ेगा, क्योंकि आवाज तो नहीं आ रही। जूम में जिसको अगर आवाज नहीं आती है ना, तो क्या करना होता है, जूम में ज्वाइन ऑडियो करना होता है। इस तरह 2 मिनट होल्ड करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम। लिंक में आप ज्वाइन हो गए ना, डायरेक्टली। हाँ जी, बोलिए। ये कैंडिडेट को ज्वाइन होने में दिक्कत है, तो वो उतना देखेंगे 2 मिनट के लिए। और असना सदब, आपको आ रही है आवाज? जी।
हाँ अभी आएगा। हाँ तो अमरीन सैयद अभी ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट। हाँ अमरीन सैयद अभी आ रही है आवाज। आवाज भी आ रही है क्लियर जूम से। हाँ कंटेंट दिख रहा है। ओके चलेंगे। उसके अलावा जो असना सदफ को नहीं आ रही आवाज तो। तो इनके ज्वाइन होने तक अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है तो मूल स्वर वगैरह ये हम देख रहे थे। इसमें संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे है, मतलब निर्माण यानी कि कोई भी चीज बनना। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये ओ और ई ये मिलाकर बना ए, और ओ और ए मिला के बना ए, ओ और ओ मिलाकर बना औ, ओ और ओ मिलाकर बना औ। इस तरह। हाँ बस मैं सतह आपको भी आ रही है। तो ठीक है इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अ, अब ये अमरीन सैयद इनको नहीं आ रही है तो ज्वाइन ऑडियो करने पर आती है वो। ज्वाइन ऑडियो करने पर आवाज, या फिर आपका कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। जिसको बहुत ही अर्जेंट रहा तो उन्होंने कॉल करके उसको वैसे भी सुन सकते हैं। तो स्वरों का उच्चारण स्थान हम देखेंगे। कंठे स्वर। कंठे स्वर ये होता है ओ और आ। तालव्य स्वर ई और ई, छोटी और बड़ी। ओष्ठ स्वर ओ और ऊ, और मूर्धन्य स्वर ये त्र। उसी तरह से कंठीय तालव्य स्वर ए और ए होता है। उसी तरह एक स्वर रह गया था। हाँ कंठीय ओष्ठ स्वर वो ओ और अ। जिन आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ लिखा है उन्होंने ऐसे। तो जीभ मतलब जुबान के हिसाब से स्वरों का उच्चारण स्थान क्या रहे। तो ये नाहिद मिस भी ज्वाइन हो गए यहाँ पर। मतलब इसका जो है जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो मतलब जैसा हुरूफ हलकी वगैरह जैसे होता है ना हर जुबान में, तो वो। हाँ असना सदफ आपका इंग्लिश है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इंग्लिश को 10 से ले लेंगे। आप जब तक हिंदी देख ले सकते हैं कि आसान है या नहीं। तो आप सुन लीजिए जब तक, या फिर 10 बजे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश को। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा। अग्र स्वर जो है वो ये है। अग्र स्वर जैसे कि हुरूफ हलकी हलक से अदा होने वाले। फिर दरमियानी हिसाब से जिसको जबान से दांत लगते हैं वैसे, मतलब तो उस तरह से कैसे ये भी इसमें आता है कि अग्र स्वर ई और ई ए ऐ, जिसमें जो है तो दांतों का और जैसे एक हिसाब से अग्र, और ये मध्य मतलब दरमियानी। तो ये अ सिंपल आवाज निकलेंगे। और पश्चिम मतलब पश्चिम जैसा होता है तो पश्चिम वैसा कह सकते हैं अग्र। तो पश्चिम आ उ उ ओ औ ये 5 है, तो इसकी संख्या याद रखना है और ये याद रखना है। अमरीन सैयद हाँ बोलिए कुछ क्वेश्चन है। हाँ अमरीन सैयद को कुछ डाउट है तो पूछिए। उसी तरह ये ई ए ई ई ए है, ये जो है तो ये 4 टोटल अग्र स्वर हो गए, मध्य स्वर अ है, और पश्य स्वर आ उ उ ओ औ ये 5। उसी तरह से ये था स्वर का, जो कि एक पार्ट ये खत्म हो गया। और दूसरा जो है तो व्यंजन की शुरुआत करते हैं। वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसको अगर कुछ डाउट वगैरह है बाद में भी पूछ सकते हैं वो। और बाकी इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी।
मतलब किसी को और फायदे के लिए भेज रहे हैं तो। व्यंजन जो है, तो व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से, स्वरों की मदद से बोले जाते हैं तो वो व्यंजन कहलाएंगे। ये 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्पर्शी या फिर स्पर्श व्यंजन, जो कि है टोटल 25। कहाँ से है वो, क से लेके म तक सारे ये 25 स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। अक्षिप्त या फिर द्विगुणी व्यंजन जो होंगे, तो वो कौन से हैं, या आप जब तक ये व्यंजन के बारे में पढ़िए, एक कैंडिडेट को कुछ दिक्कत है तो कॉल पर सॉल्व करते हैं। सर ये इतना डिटेल में पूछेंगे अंदर पेपर में, हिंदी अपने को में? बेस से जाना है तो कल को अपने को आसानी होगी, हाँ। क्योंकि इसके आगे वो चीज़ है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अपने को समझना है, जैसे हम्म, चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ पेडागोजी से आते हैं, तो वैसे मतलब हाँ हाँ ये में ये अपन क्या कर रहे हैं कि ध्वनि, स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन, फिर उसके टाइप्स आते हैं। तो आगे हाँ। डायरेक्ट अपन डायरेक्ट शुरू कर देंगे अगर उसके जो सवाल रहेंगे, तो उसमें फिर सर हिंदी पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग है ना ये पूरा सिलेबस आप जो बता हाँ, रहे थे? हिंदी पेडागोजी के अकॉर्डिंग भी है और ये ग्रामर है ये। तो जिसके हाँ हाँ, हिसाब ग्रामर। से मतलब इसको अगर एक मर्तबा देख लेते हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। मिसाल के तौर पे सपोज अगर हमको पढ़ना है कि कहीं पर हिसाब किताब है तो सिर्फ हजारों में है, तो उसको पैसे हम्म। से 1 रुपए से लेकर आएंगे ना, तो मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो वैसे ही जो ग्रामर है, तो उसको भी हम एकदम शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसका दोनों का उससे ताल्लुक है। हाँ वही ना, बेसिक से हो रहा ना ये स्टार्ट। हम्म। तो और अच्छा इसमें है। वैसे अपने को ऐसा भी नहीं करना है। क्या होता है कभी कभार रैंडम स्टडी सारे लोग करते हैं, जैसे बहुत सारे जो यूट्यूब पे उस पर भी बना रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक रैंडमली स्टडी, बीच में से कुछ बीच में से कुछ, तो बहुत सारा रिपीट हो जाता है और सीक्वेंस नहीं मिलती। हमको ये लेवल पे करना है कि एक ही मेथड में वो सारा कवर हो जाए और उसमें हम एक्सपर्ट और परफेक्शन भी आ जाए। तो उस ठीक है हिसाब ठीक के है। लिए इसको शुरुआत ऐसी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कभी साबका ही नहीं पढ़ा हिंदी से या मराठी से, तो उसमें भी उनको ये आ जाता है और इसकी बेस पे आते ही क्वेश्चन उस वजह से। तो ये जो व्यंजन है, तो वो वर्णों के स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन ये क से लेके म तक सारे हैं। उसी तरह अक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन ये ड ढ ये है। इसमें मतलब नीचे जो नुक्ता आता है ड ढ, और ज्यादातर तो ड के नीचे नुक्ता आने पर वो न बन जाता है वैसे तो इसको एक मरतबा चेक कर लेंगे पढ़ने में, ये 2 है। तो ये कॉल रिसीव होने तक ये बाकी का आप और उसके बाद है अनुनास अनुनासिक जो है, तो या नासिक, ये वाले प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। मतलब वर्ग बोले तो क्या है, प्रत्येक वर्ग मतलब हर ग्रुप, जैसे कि क ख ग घ न, च छ ज झ न, प फ ब भ म। तो इसका जो 5वां वाला आ रहा है सब में, तो ड, तो ये भी न, ये न, ये न, ये न म। तो ये 5वां जो रहेगा हिस्सा, तो वो रहेगा जिससे हम अभी ये बात जो कर रहे हैं, अनुनासिक या नासिक। इस तरह से मतलब क ख ग घ न की जो सीरीज है नीचे जैसे क ख ग घ न, तो ये 5वें वाला हिस्सा जो है, तो ये न न न न और ये म, ये रहेगा अनुनासिक या नासिक। उन्नत उन्नस्थ्य व्यंजन, तो य र ल व, ये 4 है। उष्म व्यंजन या फिर जो संघर्षी व्यंजन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो ये है श श स ह, श श स ह। उसी तरह से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन
ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 है। तो ये डिटेल में व्यंजनों की तफसील। वर्ग तालिका, वर्ग तालिका मतलब जैसे ग्रुपिंग जो की हुई है, तो क वर्ग कहेंगे क ख ग घ न की सीरीज को। क से कंठे व्यंजन, ये उसका एक उच्चारण स्थान जो आएगा, क से कंठे व्यंजन। तो ये क वर्ग है। च वर्ग ये है, च से चालू यानी के तालव्य व्यंजन। ट वर्ग में ये रहेगा मूर्धन्य व्यंजन। फिर उसी तरह से त वर्ग, त से न तक दंत व्यंजन। प वर्ग में ये जो है तो ओष्ठ व्यंजन। उसके बाद में है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का मतलब हर ग्रुप जो है तो 1, 3 एवं पहला, तीसरा और साथ ही 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण किसको कहते थे? प्रत्येक वर्ग का, हर ग्रुप का दूसरा या चौथा वर्ण जो रहेगा, दूसरा और चौथा, वो महाप्राण कहलाता है। और दूसरा और चौथा यानी कि प जो है पहला, तो फ और भ, ये दो जो है तो महाप्राण रहेंगे। इस तरह से एक मिसाल, संतोष, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ण रहेगा वो अघोष कहलाता है। ये स नहीं है, अघोष, ये यहाँ मिट गया। उसी तरह से है सघोष या घोष, तो ये है प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और साथ ही 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां, इसको कहेंगे सघोष या फिर घोष। उसी तरह से है अंत्य व्यंजन, तो वो क्या है? य, र, ल, व, अल्प प्राण, सघोष। ई स्वर जो है तो वो ये रहेगा य और वो। और पार्श्वक व्यंजन ये है ल। लुंठित व्यंजन है र। और पुल्म संघर्षिक व्यंजन श, श, स, ह, जिनमें से श, श, स महाप्राण या अघोष या फिर ह महाप्राण सघोष होता है। और संयुक्त व्यंजन जो हमने ऊपर पढ़े थे, क्षत्र, ज्ञ और श्र। अब जो आपका सवाल था कि ये सब जरूरी क्यों है, तो वो अब यहाँ पर है मेन, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होगा। तो ये जो क्ष बना, अब ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन पे कभी सवाल आ सकता है, तो उसका निर्माण कैसे और बना कैसे? क और श मिलाकर ये क्ष बन गया, तो और र मिलाकर ये त्र बन गया, ज और न बना के ज्ञ, और श र श्र, इस तरह से बना उसका निर्माण। अब वर्णमाला एक नजर में हमको देखना है कि क्या होती है। अब हम कहाँ पर पहुंच गए? पहले हमने देखा ध्वनि, ध्वनि से जो सबसे छोटी इकाई, उससे वर्ण बना, वर्ण से फिर हमने देखा आगे वर्णमाला के हिसाब से कि उसको स्वर और व्यंजन के 2 पार्ट है। फिर उसके साथ सब खुलासा करते हुए में अब वे वर्णमाला तक हम पहुंचे। तो वर्णमाला एक नजर में हमको देखना है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और अयोग्यवाह स्वर कौन से है? 2। तब आपको कोई भी पूछ लिया कि अयोग्यवाह स्वर क्या होते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं अम, अहा, क्योंकि आपने उसको पढ़ के आया ना, इसलिए अम और अहा, अनुस्वार और जो विसर्ग के हिसाब से ये 2। उसकी आपको ये भी मालूम रहेगा वजह क्यों अलग है। स्वरों की संख्या ये 11 ये हो गई पहले, अम अहा से पहले। कुल स्वरों की संख्या हो रही है 13, ऐसा मिलाकर। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 25, मतलब स्पर्शी जो हमने देखे थे ऊपर। द्विगुण व्यंजनों की संख्या है 2, अंत से व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ऐसा मिला के कुल वर्णों की संख्या 52 हुई। ये एक्सप्लेनेशन था, जो बिल्कुल भी जिसको नहीं समझा उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वीडियो जब शेयर कर दी जाएंगी उसको सिस्टमेटिक लिख लेना है, तो कल को आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये सिर्फ भी जानना था। अब जो एग्जाम में आता है तो इस तरह से आता है। संधि का अध्ययन अब हमको करना है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कैसे? विघा, ये अब एग्जाम में ये आता है कि इसमें संधि पहचानी, तो अब इस तरह से आएगा। उसमें ऐसे लिखकर आ जाएगा आपको सवाल में कि विद्यार्थी में संधि इसमें से क्या आ रही, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, विद्या, आर्थी। तो विद्या और आरती, अर्थी मिलाकर विद्यार्थी बना। ये इसमें क्या आया? लास्ट में विद्या में आ रहा है, एक काना लगा हुआ है ना वहां पर, आ।
और इसमें क्या है, अ है पहला, तो आ और अ मिलके आ बना। शिक्षार्थी, इसमें भी पहले आ है और अ, मतलब खत्म होने वाला और शुरू होने वाला दोनों को जोड़ने के वक्त में जो वहां पर आ रहा है, तो उसको चेक करना है, तो ये आ बना। तो संधि के प्रकार जो है, तो ये भी 3 प्रकार के हैं। मतलब बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, वो भावन का भी दिमाग से उड़ा देना है, उसको लिख दिए। अब यहाँ से हो गया संधि चालू। तो संधि के अब 3 टाइप्स है। तो वो पहला है कि स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। तो हमने स्वर संधि, अब जैसे कि डायरेक्ट आ गया, तो आधे अगर डायरेक्ट शुरू करते तो पूछते थे स्वर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, तो हमने ऊपर क्लियर करके आ गए। व्यंजन संधि, व्यंजन क्या होते हैं, जैसे कि वोवेल कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वैसे स्वर की अलग है और व्यंजन अलग है। उसी तरह से विसर्ग संधि एक है। तो ये 3 हो गए, अब इसको समझेंगे। स्वर संधि क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर, अर्थात मतलब उसका मतलब ये है कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, चेंज को, तब्दीली को क्या कहेंगे, स्वर संधि। ये उसकी डेफिनेशन है। स्वर संधि के भी फिर प्रकार है। इसके तो 3 प्रकार हो गए। अभी प्रकार प्रकार समझ के बहुत सारों को सरदर्द भी हो रहा होगा, क्योंकि जैसा टेंसेस में टाइप्स है ना, टेंसेस सिंपल है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद में उसमें आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर कंटिन्यूअस। ऐसे मतलब जो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जैसे कि जो 4 है, फिर 4 के और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव वगैरह ऐसे। तो वैसे ही इसमें भी समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो स्वर संधि जब पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि के प्रकार या फिर जो है तो भेद ये इतने होते हैं। 5 प्रकार के स्वर होते हैं। तो अब इसको क्या करना है कि इसको अगर आधों को अगर यहाँ तक समझा है, तो यहाँ तक रखकर फिर बाद में उसको रिवीजन करना है। फिर उसी तरह से इसको तो हम अभी कंटिन्यू में लेने वाले हैं आगे। तो इसको समझ लेना है स्वर संधि की हद तक 5। तो 5 कौन से है वो स्वर संधि में, वो है 5। एक है दीर्घ संधि, जिसमें है आ ई उ। गुण संधि है ए ओ और त्र। अब इसका ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है एक छोटा सा शॉर्टकट में, कि अगर ये मात्रा और काना, ये ऋषि की मात्रा इसके और तीसरे पर हो अगर, तो उस तरह से ये समझने के लिए, इसको हम बाद में समझेंगे, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से वृद्धि संधि, ए और अ होता है ये, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। अगर 2 मात्रा और काना और 2 मात्रा की इस तरह से आता है, तो वो तीसरे अक्षर पर होता है। यण संधि जो है, तो य और वो में से पहले के आधे अक्षर हो तब यण संधि होगी। य और वो में से पहले आधे अक्षर होंगे, अगर आधे आधे, तो ये सबको हमको बाद में समझना है। इसको एक लाइन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अयादि संधि, अगर 3 अक्षरों के बीच य वो हो, तब अयादि संधि होती है। तो उसको डिटेल में यहाँ पर है, जिसको नहीं समझा ये एक लाइन में। तो दीर्घ संधि क्या होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन। अगर अ आ ई उ इस तरह से ये जितने भी है, तो इसके बाद अगर स्वर आ जाता है, ओ आ ई उ उ यहाँ तक, इसके बाद अगर स्वर आ जाता है, समान स्वर, कौन सा स्वर, समान, एक जैसा, तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। इसको एक बार फिर से, अगर ओ आई यू ओ के बाद में अगर समान स्वर आ जाए, एक जैसा स्वर अगर आ जाए, एक जैसी आवाज, तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। दीर्घ कैसे, शिक्षार्थी, शिक्षा और अर्थी, शिक्षार्थी मतलब अ और प्लस आ मिलाकर भी आ होगा, आ और अ मिलाकर भी आ होगा, या फिर आ और आ मिलाकर भी आ। तो शिक्षा अर्थी, तो शिक्षा अर्थी ऐसा अलग अलग नहीं, शिक्षार्थी। विद्या अर्थी, विद्यार्थी। शिवालय, शिव आलय, शिवालय। इसमें आता है कि इसमें से कौन सी संधि है, पहचानिए, दीर्घ संधि है कि कौन सी संधि है। ये हिंदी के उसमें आता है। महा आत्मा, महात्मा। परम आत्मा, परमात्मा। परम अर्च, परमार्श। उसी तरह कुछ अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो वो समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ने में अगर कुछ मिस्टेक होती है तो। राम आयन, रामायण। सत्य आग्रह, सत्याग्रह।
दैत्य अरि, दैत्यारी, दिशा अंतर, दिशांतर। तो इस तरह से ये उदाहरण था ऊपर, और ये उपवाद, ये दोनों चीजें उसकी हो गई। अब ये पहला नियम था, प्रथम नियम, प्राइम रूल, जिसको हम कह सकते हैं पहला उसूल। उसी तरह से द्वितीय नियम, दूसरा उसूल, दूसरा नियम, ई और बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ई, या फिर बड़ा ई और छोटा ई, और उसी तरह से बड़ा ई और बड़ा ई, ये ई का ही निकलेगा आवाज। उदाहरण, हरि ईश, हरीश, रवि इंद्र, रविंद्र, गिरी ईश, आखिर में ई आ रहा है ना, गिरीश, रूपी ईशा, रूपीशा, रवि ईशा, जो भी होगा ये, तो उसी तरह से रविश, रवि ईश, रविश। उसी तरह ओ छोटा हो बड़ा हो, या फिर बड़ा हो छोटा हो, या बड़ा हो बड़ा हो, ये दोनों बड़ा ऊ में ही आएंगे। याद रख ले कि छोटा हो के एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं, तो छोटा और बड़ा मिलाकर। गुरु और उपदेश, अब उपदेश में क्या है, छोटा ऊ है, और गुरु में बड़ा ऊ की देखिए यहाँ पर साइन है, तो गुरु उपदेश, वघु उत्सव, तो ये बड़ा ऊ का ये यहाँ पर ये आ गया इस तरह बनकर। तो वघु उत्सव, वघुत्सव, लघु उर्बी, लघुर्बी, लघुत्तर, ऐसे में। तो ये क्या हो गया पहला, दीर्घ संधि। उसी तरह से गुण संधि दूसरा, तो गुण संधि भी इसी तरह से रहेगा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा ना तो बहुत सारों को लोड हो जाएगा। ये 68 पेजेस है, जिसमें से सपोज कीजिए कि हमने 8 पेजेस अभी कंप्लीट किए, क्योंकि उसका भी जो जूम का भी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अभी 1 मिनट ही बच गया है। तो अभी यहाँ तक हमने जो किया, इसमें से किसी को कुछ डाउट है क्या, जिसको और एक मर्तबा अलग से मैराथन बनाने की जरूरत नहीं है, एक मर्तबा रिवीजन करेंगे। वर्णमाला जो होता है, तो वर्णमाला में सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि, ध्वनि को, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। वर्णों की तरतीब, सही तरतीब के ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो टोटल 52 है। अब 52 कैसे, उसको बताया गया कि हिंदी में 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर के प्रकार ये है, मूल, ह्रस्व, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और ये उसका एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो आपको शेयर कर देंगे। स्वरों का वर्गीकरण ऐसे होता है, ये हमने देख लिया था। अब उसके बाद में जो था उसका डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन, तो ये पेज, इसकी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। वर्णमाला, वजाहत अब इंटर हो रहे हैं जब ये क्लास खत्म हो रही है, तो अभी वजाहत के लिए अभी टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना है आपको। स्वरों की संख्या टोटल है 11, और अयोग्य स्वर जो है तो 2 है। कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, अंत स्वर की व्यंज्य है 4, और ये सारा